गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पथिक दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। आइए आज सुनते हैं इसका अगला भाग। सन 1763 में बंबई में किसी स्थान पर पहले पहल रुई का कारखाना खुला था। उसके बाद से उसकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज कितनी हो गई है। उस समय कुली मजदूरों की कितनी शोचनीय दशा थी। उन्हें रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी। उसके कारण विलायत के मिल मालिकों के साथ भारत के मिल मालिक का विवाद कब आरंभ हुआ था और कारखाने का कानून किस किस सन में किस तारीख को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करते हुए पास हुआ, इस देश के पहले पहल प्रचलित हुआ और इस समय वो कानून परिवर्तित होकर किस स्थिति में है। उस समय और अब विलायत और भारत में मजदूरी की दर क्या है। उन सब की यूनियन बनाने की कल्पना कब और किसने प्रस्तुत की थी और उसका फल क्या हुआ था। उस देश के और इस देश के मजदूरों के बीच भले बुरे व्यवहारों की तुलना करने से क्या पता चलता है और लाभ तथा हानि का परिणाम उसमें कहाँ पर निर्दिष्ट हुआ है आदि। उसने जो विवरण इकट्ठे किए हों वो कहीं छूट न जाए, इस भय से उसने स्वयं को सतर्क कर लिया। सुमित्रा की दूरगामी दृष्टि उसे स्पष्ट दिखाई देने लगी और भारती इतने थोड़े से समय में इतना ज्ञान और इतनी जानकारी उसने कैसे प्राप्त कर ली। हर्ष भरे विस्मय से उसका चेहरा चमक उठा, आंखें भीग गईं। मैदान में पहुंचकर उन लोगों ने देखा वहां तिल रखने के लिए भी स्थान नहीं है। कितने लोग इकट्ठा हुए हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। उस दिन जिन लोगों ने अपूर्व को वक्ता के रूप में देखा था उन लोगों ने उसे रास्ता दे दिया था। जो लोग नहीं पहचानते थे वे भी उनकी देखा देखी हट गए। अपार जन समूह के बीचों बीच मंच बना हुआ था। आज भी डॉक्टर लौटे नहीं थे। उनके अतिरिक्त पथ के दावेदार के सभी सदस्य उपस्थित थे। मित्र को साथ लेकर किसी प्रकार भीड़ को ठेलता हुआ अपूर्व वहां पहुंचा। अच्छे वक्ता से जनता युक्ति और तर्क नहीं चाहती। जो बुरा है वो बुरा क्यों है इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। उसे बस इतना सुनकर ही संतुष्टि हो जाती है कि जो बुरा है वो कितना बुरा हो सकता है। पंजाबी मिस्री के भयंकर भाषण में यही गुण अधिक मात्रा में था। इसीलिए श्रोता अत्यधिक उत्तेजित हो उठे थे। उसी समय हंगामा मच गया। एक कोने में बहुत से लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। भीड़ को कुचलते रौंदते 20-25 गोरे पुलिस घुड़सवार तेजी से चले आ रहे थे। सभी के एक हाथ में लगाम थी, दूसरे हाथ में चाबुक और कमर में पिस्तौल। जो व्यक्ति भाषण दे रहा था उसकी गरजती आवाज कब थम गई और वो मंच के नीचे भीड़ में धंसकर कहाँ गुम हो गया कुछ भी समझ में नहीं आया। गोरे घुड़सवारों का नायक मंच के निकट आया, चीख कर बोला, मीटिंग बंद करो। सुमित्रा अभी तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई थी। उसके दुर्बल उदास चेहरे पर एक पीली छाया डोल गई। उसने जल्दी से उठकर पूछा, क्यों? आज्ञा है। किसकी? सरकार की। किस लिए? हड़ताल करने के लिए। मजदूरों को भड़काना मना है। सुमित्रा बोली, मजदूरों को बेकार भड़काकर तमाशा देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यूरोप आदि देशों की तरह इन लोगों को संगठित होने की आवश्यकता को समझाना ही इस संस्था का उद्देश्य है। साहब चकित होकर बोला, संगठित करना? काम के विरुद्ध? ये तो इस देश के लिए भयानक गैर कानूनी काम होगा। इससे तो निश्चित रूप से शांति भंग हो जाएगी। सुमित्रा बोली, हाँ हो सकती है। जिस देश में सरकार का अर्थ ही अंग्रेजी उद्योगपति हो, सारे देश के खून को चूसने के लिए जिन्होंने ये भयंकर यंत्र खड़ा किया हो। बात पूरी भी न हो पाई कि गोरे की लाल आंखों से आग बरसने लगी। कड़क कर बोला, फिर भी ऐसी बातें अगर मुंह से निकाली तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सुमित्रा उसकी ओर देखकर हंसकर बोली, साहब मैं बीमार और कमजोर हूं, नहीं तो केवल दूसरी बार ही नहीं, इस बात को तो 100 बार चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों को सुना देती, लेकिन आज मुझ में वो ताकत नहीं है। इतना कहकर वो फिर हंस पड़ी। उस
उस बीमार और दुर्बल नारी की सरल शांत हंसी के सामने साहब मन ही मन लज्जित हो उठा। बोला, ऑल राइट, आपको सावधान किए देता हूं। मुझे मीटिंग बंद करने का आदेश है, भंग करने का नहीं। 10 मिनट में इन सबको शांतिपूर्वक चले जाने को कहिए और फिर कभी ऐसा न कीजिए। कई दिनों से सुमित्रा ने कुछ खाया नहीं था। सब लोगों के मना करने पर भी बुखार में ही सभा में चली आई थी। उसने अपूर्व से कहा, अपूर्व बाबू, केवल 10 मिनट का समय और है। चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दीजिए कि एकजुट होने के सिवा इसका और कोई उपाय नहीं है। कारखाने के लोगों ने आज हम लोगों का जैसा अपमान किया है, अगर तुम अपने आप को इंसान समझते हो तो इसका बदला जरूर लेना। कहते कहते उसकी कमजोर आवाज फट सी गई। लेकिन सभा की अध्यक्षा का ऐसा उपदेश सुनकर अपूर्व का चेहरा सूख गया। बेचैनी से सुमित्रा की ओर ताकते हुए बोला, उत्तेजित करना गैर कानूनी नहीं होगा? सुमित्रा विस्मित होकर मधुर स्वर में बोली, पिस्तौल के बल पर सभा को भंग कर देना क्या कानून संगत है? बेकार खून खराबा मैं नहीं चाहती, लेकिन इस बात की आप पूरी शक्ति से घोषणा कर दें कि आज के अपमान को मजदूर बिल्कुल न भूलें। पथ के दावेदार के जो 4-5 पुरुष सदस्य मंच पर बैठे थे, उनके चेहरों से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही मामूली और निम्न श्रेणी के लोग हैं, शायद कारीगर या इसी प्रकार के लोग थे। अपूर्व नया होते हुए भी समिति का शिक्षित तथा विशिष्ट सदस्य था। इतनी बड़ी भीड़ को संबोधित करने का भार इसीलिए उस पर आ पड़ा था। उसने सूखे गले से कहा, मैं तो हिंदी अच्छी तरह बोल नहीं सकता। सुमित्रा बोल नहीं सकती थी। विवश होकर कहने लगी, जो कुछ भी जानते हैं वही 2 शब्दों में कह दीजिए अपूर्व बाबू, समय बर्बाद मत कीजिए। अपूर्व ने सबकी ओर देखा। भारती मुंह फेरे खड़ी थी, इसलिए उसका अभिमत समझ में नहीं आया, लेकिन गोरे नायक के मन का भाव समझ में आ गया। अपूर्व बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ कांप उठे, लेकिन उन कांपते होठों से बंगला, अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा का एक भी शब्द नहीं निकला। तलवलकर उठकर खड़ा हुआ, सुमित्रा की ओर देखकर बोला, मैं बाबूजी का मित्र हूं और हिंदी जानता हूं। यदि आज्ञा हो तो मैं वक्तव्य चिल्ला चिल्लाकर सबको सुना दूं। भारती ने मुंह घुमाकर देखा। सुमित्रा आश्चर्य से देखती चुपचाप बैठी रही। उन दोनों नारियों की घूरती आंखों के सामने लज्जित, अभिभूत, वाक्यहीन अपूर्व स्तब्ध, मुंह नीचा किए जड़वत बैठ गया। रामदास ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन इन सब ने बलपूर्वक हम लोगों का मुंह बंद कर दिया है। इतना कहकर उसने पुलिस के घुड़सवारों की ओर संकेत किया। इन विलायती कुत्तों को जिन्होंने हमारे और तुम्हारे विरुद्ध ललकारा है, वो तुम्हारे कारखानों के मालिक हैं। वो नहीं चाहते कि कोई तुम्हें तुम्हारी दुख दुर्दशा के बारे में बताए। तुम उनके कारखाने चलाने और बोझा ढोने वाले जानवर हो, लेकिन तुम भी उन्हीं जैसे मनुष्य हो। उसी प्रकार पेट भर भोजन करने का, उसी प्रकार आनंद करने का अधिकार भगवान ने तुम्हें भी दिया है। अगर इस सत्य को समझ सको कि तुम लोग भी मनुष्य हो, तुम भले ही कितने ही दुखी, कितने ही दरिद्र और कितने ही अनपढ़ क्यों न हो, फिर भी मनुष्य हो। तुम्हारी मनुष्यता के दावे को कोई भी किसी बहाने नकार नहीं सकता। ये चंद कारखानों के मालिक तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। ये पूंजीपतियों के विरुद्ध गरीबों की आत्मरक्षा की लड़ाई है। इसमें देश नहीं है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, मतवाद नहीं है, हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, जैन सिख कुछ भी नहीं है। केवल है धन में उन्मत्त मालिक और गरीब मजदूर। तुम्हारी शारीरिक शक्ति से वो डरते हैं, तुम्हारी शिक्षा की शक्ति को संशय की नजर से देखते हैं। तुम लोगों के ज्ञान पाने की आशंका से उनका खून सूख जाता है। अक्षय, दुर्बल, मूर्ख, तुम लोग ही तो उसके विलास व्यसन के एकमात्र सहारे हो। इस सत्य को गांठ बांधना क्या तुम लोगों के लिए कठिन काम है? और इन्हीं बातों को स्पष्ट शब्दों में कहने के अपराध में क्या आज इन गोरों के सामने हमारे अपमान की कोई सीमा रहेगी? गरीबों की आत्मरक्षा की लड़ाई में क्या तुम लोग अपनी पूरी शक्ति न जुटा सकोगे? गोरा नायक भाषण का अर्थ नहीं समझा, लेकिन
श्रोताओं के चेहरों और आंखों में मचलती उत्तेजना देखकर उत्तेजित हो उठा। अपनी रिस्ट वॉच की ओर वक्ता का ध्यान आकर्षित करते हुए बोला, और 5 मिनट का समय है, जल्दी खत्म कीजिए। तलवलकर ने कहा, केवल 5 मिनट, इससे जरा भी अधिक नहीं मेरे वंचित भाइयों। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों पर कभी अविश्वास मत करना। पढ़ा लिखा कहकर, उच्च वंश का कहकर कारखाने में मजदूरी नहीं करना। इन बातों से हम लोगों पर संदेह करके तुम अपना ही सर्वनाश कर बैठोगे। तुम लोगों को नींद से जगाने के लिए पहली शंख ध्वनि सभी देशों में और प्रत्येक काल में हम लोग ही करते आए हैं। शायद इस बात को न भी समझ सको, लेकिन इतना निश्चय समझो कि इन पद के दावेदारों से बढ़कर तुम लोगों का मित्र इस देश में और कोई नहीं है। उसकी आवाज सूखी और कठोर होती जा रही थी, फिर भी जी जान से चिल्लाकर कहने लगा, मैं बहुत दिनों तक तुम लोगों के बीच रहकर काम कर चुका हूं। हम लोगों को तुम लोग नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम सबको पहचानता हूं। जिनको तुम लोग मालिक कहते हो, एक दिन मैं भी उन्हीं में से एक था। ये मालिक किसी तरह तुम्हें इंसानों की तरह नहीं रहने देंगे। तुम्हें पशुओं की तरह रखकर ही वो तुम्हारे मनुष्यत्व के अधिकार को रोक सकते हैं, और किसी दशा में नहीं। तुम लोग बदमाश हो, उच्छृंखल हो, चरित्रहीन हो। उनके मुंह से ये गालियां ही तुम हमेशा सुनते आ रहे हो। इसलिए जब कभी तुम लोगों ने अपने दावे को प्रकट किया, तुम लोगों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों की जड़ में तुम लोगों के असह्य चरित्र को ही जिम्मेदार ठहराते हुए वो तुम्हारी हर प्रकार की उन्नति को रोकते आए हैं। केवल इस झूठ को ही वो हमेशा तुमको समझाते आए हैं कि स्वयं भला न बनने पर किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं तुम लोगों से निसंकोच और साफ साफ कह देना चाहता हूं कि उनका ये कहना संपूर्ण सत्य नहीं है। केवल तुम लोगों का चरित्र ही तुम्हारी अवस्था के लिए दोषी नहीं है। उसके असत्य का आज तुम लोगों को निर्भीक बनकर विरोध करना ही पड़ेगा। ऊंची आवाज से तुम लोगों को ये घोषणा करनी ही पड़ेगी कि रुपया ही सब कुछ नहीं है। कहते कहते उसकी नीरस आवाज तेज हो उठी। फिर कहने लगा, बिना मेहनत के संसार में कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए मजदूर भी तुम लोगों की तरह मालिक है। ठीक तुम लोगों की तरह सभी चीजों और सभी कारखानों का अधिकारी है। तभी एक पंजाबी के गोरे नायक के कान में कुछ कहते ही उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह जल उठी। उसने गरजते हुए कहा, स्टॉप, नहीं चलेगा, इससे शांति भंग होगी। अपूर्व चौंक पड़ा। रामदास के कुर्ते को पकड़कर खींचातानी करने लगा। ठहरो रामदास, ठहरो। इस निसहाय मित्रहीन पराये देश में तुम्हारी पत्नी है, एक छोटी बेटी है। रामदास ने कुछ भी नहीं सुना। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये लोग अन्यायी हैं, डरपोक हैं, किसी भी दशा में सत्य को तुम लोगों को सुनने देना नहीं चाहते। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि सत्य का गला घोंटकर भी उसकी हत्या नहीं की जा सकती। वो अमर होता है, कभी नहीं मरता। गोरे ने इसका अर्थ नहीं समझा, लेकिन अचानक सैकड़ों लोगों के सर्वांग से छिटक कर उत्तेजना की भभक उसके मुंह पर लगी। हुंकार कर बोला, ये नहीं चलेगा, ये राजद्रोह है। पलक मारते ही 5-6 घुड़सवार घोड़ों से कूदकर रामदास के दोनों हाथों को पकड़कर जोर से खींचते हुए नीचे ले गए। उसका दीर्घ शरीर घोड़ों और घुड़सवारों के बीच देखते देखते ही ओझल हो गया, लेकिन उसकी तेज और ऊंची आवाज बंद नहीं हुई। आवाज उत्तेजित अपार भीड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक गूंजने लगी। भाइयों, अब मुझसे आप लोगों की भेंट कभी नहीं होगी, लेकिन मनुष्य होकर जन्म लेने की मर्यादा अगर अपने मालिकों के पैरों के नीचे न कुचलवा चुके होंगे तो इतने बड़े उत्पीड़न, इतने बड़े अपमान को कभी बर्दाश्त मत करना। लेकिन उसके बातें समाप्त होते न होते माने दक्ष यज्ञ आरंभ हो गया। घोड़े दौड़ने लगे, चाबुक कसने लगे। अपमानित, अभिभूत और अस्त व्यस्त मजदूर जान बचाकर भाग खड़े हुए। कौन किस पर गिरा और कौन किसके पैरों के नीचे कुचल गया, कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ घायल, चोट खाए व्यक्तियों को छोड़कर सारा मैदान सूना होने में देर नहीं लगी। किसी तरह लंगड़ाते हुए जो लोग इस समय भी इधर उधर भागे जा रहे थे, स्तब्ध बैठी सुमित्रा उनकी ओर एकटक देख रही थी। उनसे कुछ ही दूरी पर अपूर्व बैठा था। एक और महिला इसी तरह सिर झुकाए विमूढ़ सी बैठी थी। जो व्यक्ति गाड़ी लाने गया था 10 मिनट बाद गाड़ी लेकर आ गया।
सुमित्रा भारती का हाथ पकड़कर धीरे धीरे जाकर उसमें बैठ गई। आज वो बहुत अस्वस्थ, उत्पीड़ित और थकी हुई दिखाई दे रही थी। भारती ने कहा, चलिए। अपूर्व ने अपना मुंह ऊपर उठाकर कुछ देर तक न जाने क्या सोचकर पूछा, मुझे कहाँ चलने के लिए कह रही हो? भारती ने कहा, मेरे घर। अपूर्व कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप लोग तो जानती हैं कि मैं समिति के लिए कितना अयोग्य हूँ। वहां मेरे लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। भारती ने पूछा, तो फिर इस समय कहाँ जाएंगे? डेरे पर। डेरे पर एक बार जाना होगा। इतना कहते ही अपूर्व की आंखें सजल हो उठी। किसी तरह आंसुओं को संभालते हुए बोला, लेकिन इस विदेश में और कहाँ जाऊं, समझ नहीं पा रहा भारती। गाड़ी में से सुमित्रा ने कहा, तुम लोग जाओ। भारती ने फिर कहा, चलिए। अपूर्व बोला, पथ के दावेदारों में मेरे लिए स्थान नहीं है। भारती उसका हाथ पकड़ने जा रही थी, लेकिन अपने आप को संभाल कर एक पल उसके चेहरे पर आंखें टिकाकर धीमे से बोली, पद के दावेदारों में स्थान भले ही न हो, लेकिन एक और दावे से आपको वंचित कर सके, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है अपूर्व बाबू। गाड़ी में से सुमित्रा ने झल्लाकर पूछा, तुम लोगों को आने में क्या देर होगी भारती? भारती ने हाथ हिलाकर गाड़ीवान को जाने का इशारा करते हुए कहा, आप जाइए, हम लोग पैदल जाएंगे। रास्ते में चलते चलते अपूर्व ने अचानक कहा, भारती तुम मेरे साथ चलो ना। भारती ने कहा, साथ ही तो चल रही हूँ। अपूर्व बोला, ये बात नहीं, तलवलकर जी की पत्नी से जाकर क्या कहूँगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। रामदास को यहाँ लाने की दुर्बुद्धि क्यों हुई? भारती चुप रही। अपूर्व कहता गया, अचानक कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब अपना कर्तव्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। भारती फिर भी मौन रही। कुछ देर बाद बेचैन होकर अपूर्व गरज उठा, मेरा क्या दोष है? बार बार सावधान करने पर भी कोई गले में डोरी बांधकर झूले तो उसे मैं किस तरह बचाऊंगा? पत्नी है, लड़की है, घर गृहस्थी है। जिसे ये होश नहीं, वो मरेगा नहीं तो और कौन मरेगा? और 2 वर्ष की सजा भुगतने दो। आप क्या उनकी पत्नी के पास इस समय नहीं जाएंगे? अपूर्व बोला, जाऊंगा क्यों नहीं, लेकिन कल साहब को क्या उत्तर दूंगा? मैं कह देता हूँ भारती, साहब ने एक बात भी कही तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़कर क्या कीजिएगा? घर चला जाऊंगा। इस देश में इंसान नहीं रहते, उनके उद्धार का प्रयत्न नहीं करेंगे? अपूर्व झट बोल उठा, चलो किसी अच्छे बैरिस्टर के पास चलें भारती। मेरे पास 1,000 रुपए हैं, क्या इनसे काम न चलेगा? मेरी घड़ी आदि जो चीजें हैं उनसे बेचने पर 500-600 रुपए मिल सकते हैं। भारती बोली, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता है उनकी पत्नी के पास जाने की। मेरे साथ मत चलिए, यहीं से गाड़ी लेकर स्टेशन चले जाइए। उनको क्या चाहिए, क्या अभाव है, कम से कम पूछने की जरूरत तो है। मैं अकेली चली जाऊंगी, आप चले जाइए। अपूर्व कुछ हिचक कर बोला, मैं अकेला न जा सकूंगा। भारती बोली, डेरे से तिवारी को साथ ले लेना। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे जरूरी काम है। काम रहने दो, मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे इस मामले में क्यों डाल रहे हैं अपूर्व बाबू? अपूर्व चुप रहा। भारती हंस पड़ी, बोली, अच्छा चलिए मेरे साथ, पहले अपना काम पूरा कर लूं। रास्ते में अचानक भारती बोली, जिसने आपको नौकरी करने के लिए विदेश में भेजा है उसमें आपको पहचानने की बुद्धि नहीं है, वो अगर आपकी माँ ही क्यों ना हो। तिवारी देश जा रहा है, कोशिश करके आपको भी उसके साथ भेज दूंगी। अपूर्व मौन रहा। आपने उत्तर नहीं दिया? उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं गृहस्थी में न रहता तो मैं सन्यासी हो जाता। भारती बोली, सन्यासी? लेकिन माँ तो जीवित है। अपूर्व बोला, हाँ, देश के एक छोटे से गांव में हम लोगों का एक छोटा सा मकान है। माँ को वहीं ले जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास 2,000 रुपए हैं, उन्हीं से छोटी सी एक दुकान खोल लूंगा। उसी से हम दोनों का खर्च चल जाएगा। भारती बोली, खर्च तो चल सकता है, लेकिन अचानक इसकी आवश्यकता कैसे आ पड़ी? अपूर्व बोला, आज मैं अपने आप को पहचान सका हूँ। माँ के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई मूल्य नहीं है। भारती ने एक पल उसके मुंह की ओर देखकर पूछा, माँ शायद आपको बहुत प्यार करती हैं? अपूर्व बोला, हाँ, हमेशा से माँ का जीवन दुख ही दुख में बीता है। मैं डरता हूँ कहीं ये दुख और न बढ़ जाए। मेरा आधार माँ है, इसीलिए मैं डरपोक हूँ, सभी की अश्रद्धा का पात्र हूँ। यह कहकर उसके मुंह से लंबी सांस निकल गई। भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया।
अपूर्व का हाथ पकड़े चुपचाप चलती रही। अपूर्व ने चिंतित होकर पूछा, रामदास के परिवार का क्या उपाय करोगी? भारती स्वयं कुछ नहीं समझ सकी थी, फिर भी साहस बढ़ाने के लिए बोली, चलिए तो जाकर देखेंगे। कुछ न कुछ उपाय तो किया ही जाएगा। तुमको शायद वहां रहना पड़े, लेकिन मैं तो ईसाई हूं, उन लोगों के किस काम आऊंगी? भारती की ये बात अपूर्व को चुभी। दोनों जब घर पहुंचे, शाम ढल चुकी थी। इस रात किस तरह क्या करना होगा ये सोचकर उन लोगों के भय की सीमा नहीं थी। अंदर कदम रखते ही भारती ने देखा, उस ओर की खिड़की के पास कोई आराम कुर्सी पर लेटा हुआ है। देखते ही भारती पहचान कर उल्लसित स्वर में बोल उठी, डॉक्टर साहब, आप कब आए? सुमित्रा जी से भेंट हुई? नहीं, अपूर्व ने कहा। आज भयंकर कांड हो गया डॉक्टर साहब। हमारे अकाउंटेंट तलवलकर बाबू को पुलिस पकड़ कर ले गई। भारती बोली, इंसिन में उनका घर है, वहीं उनकी पत्नी है, बेटी है। अभी तक उन्हें समाचार तक नहीं मिला। अपूर्व ने कहा, ये कैसी भयानक आपत्ति आ पड़ी डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोला, भारती, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझे चाय बनाकर पिला सकती हो बहन? क्यों नहीं, लेकिन हम लोगों को बाहर जाना है। कहाँ? इंसिन, तलवलकर बाबू के घर। कोई जरूरत नहीं। अपूर्व ने आश्चर्य से कहा, जरूरत कैसे नहीं डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसकर बोले, लेकिन इसका भार तो मेरे ऊपर है। आप बैठिए, जब तक भारती चाय बनाकर लाए। होटल का ब्राह्मण रसोइया पवित्रता के साथ खाने की कुछ चीज तैयार करके दे जाए। खा पीकर आप आराम कीजिए। अपूर्व बोला, इस रात को तो कष्ट उठाने से तुम बच गई भारती, लेकिन मेरी जिम्मेदारी कैसी ही रात क्यों न हो, गए बिना पूरी नहीं होगी। भारती ठिठक कर खड़ी हो गई, लेकिन तभी डॉक्टर के मुंह की ओर देखकर वो फिर अपना काम करने के लिए चली गई। डॉक्टर साहब मोमबत्ती जलाकर पत्र लिखने लगे। 10 मिनट तक प्रतीक्षा करके अपूर्व झुंझलाकर उत्कंठित हो उठा। उसने पूछा, क्या ये पत्र बहुत ही आवश्यक है? डॉक्टर ने कहा, हाँ। अपूर्व बोला, उधर की कुछ व्यवस्था हो जाना भी तो कम आवश्यक नहीं है। क्या आप उनके घर किसी को न भेजिएगा? डॉक्टर ने कहा, इतनी रात को वहां जाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। अपूर्व बोला, उसके लिए आप चिंता न करें, सवेरे मैं खुद ही चला जाऊंगा। आप भारती को मना न करते तो हम अभी चले जाते। डॉक्टर लिखते लिखते बोले, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अपूर्व ने कहा, आवश्यकता की धारणा इस विषय में मेरी और आपकी एक नहीं है। वो मेरा मित्र है। चाय का सामान लेकर भारती नीचे उतर आई और चाय बनाकर पास बैठ गई। डॉक्टर का पत्र लिखना और चाय पीना दोनों काम साथ साथ चलने लगे। 2-3 मिनट बाद भारती रूठने के अंदाज में बोली, आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, 2-4 मिनट आपके पास बैठकर बातचीत कर सकूं, इसके लिए आप मुझे समय ही नहीं देते। डॉक्टर ने चाय के प्याले से मुंह हटाकर हंसते हुए कहा, क्या करूं बहन, इस 2 बजे की ट्रेन से मुझे जाना है। भारती चौंक पड़ी और अपूर्व के मन में अपने मित्र के प्रति संशय और भी बढ़ गया। भारती ने पूछा, एक रात के लिए भी आपको विश्राम नहीं मिलेगा? डॉक्टर बोला, मुझे केवल एक दिन की छुट्टी मिलेगी भारती, लेकिन वो दिन आज नहीं है। भारती समझ न सकी, इसलिए उसने पूछा, वो समय कब आएगा? डॉक्टर ने इसका उत्तर नहीं दिया। अपूर्व बोला, समिति का सदस्य न होते हुए भी रामदास सजा भुगतने जा रहा है, उचित नहीं है ये। डॉक्टर ने कहा, सजा नहीं भी हो सकती है। अपूर्व ने कहा, न हो तो उसका भाग्य है, लेकिन अगर हो गई तो वो अपराध मेरा होगा। इस संकट में मैं ही उसे लाया था। डॉक्टर केवल मुस्कुरा दिए। अपूर्व बोला, देश के लिए जिसने 2 वर्ष की सजा भोगी है, असंख्य बेतों के दाग जिसकी पीठ से आज भी नहीं मिटे, इस अवदेश में जिसके बच्चे केवल उसी का मुंह देखकर जी रहे हैं, उसका इतना बड़ा साहस असाधारण है, इसकी तुलना नहीं। डॉक्टर ने कहा, इसमें संदेह क्या है अपूर्व बाबू? पराधीनता की आग जिसके हृदय में रात दिन जल रही है, उसके लिए इसके अतिरिक्त और तो कोई उपाय नहीं है। साहब की फर्म की इतनी बड़ी नौकरी या इंसिन का कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। ये उसका एकमात्र पथ है। डॉक्टर की बातों को व्यंग समझकर वो जैसे एकदम पागल हो उठा। बोला, आप उसके महत्व को भले ही अनुभव न कर सके, लेकिन साहब की फर्म की नौकरी तलवलकर जैसे मनुष्य को छोटा नहीं बना सकती। जितनी भी इच्छा हो आप मुझ पर व्यंग कीजिए, लेकिन रामदास किसी भी बात में आपसे छोटा नहीं है। ये बात आप निश्चित रूप से जान जाएंगे। डॉक्टर बोले,
मैं ये जानता हूँ, मैंने उनको छोटा नहीं कहा। अपूर्व बोला, आपने कहा है, उन पर और मुझ पर आपने व्यंग किया है, लेकिन मैं जानता हूँ जन्मभूमि उन्हें प्राण से अधिक प्यारी है। वो निडर हैं, आपकी तरह लुक छिप कर नहीं घूमते। आश्चर्य से भारती बोली, आप किसको क्या कह रहे हैं अपूर्व बाबू? अब पागल तो नहीं हो गए? अपूर्व ने कहा, नहीं, पागल नहीं हूं। ये जो भी क्यों न हो, लेकिन रामदास तलवलकर की पद धूलि के बराबर नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ। उसके तेज, उसकी निर्भीकता से ये मन ही मन ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए तुम्हें जाने नहीं दिया और मुझे भी चतुराई से रोक दिया। भारती उठकर बोली, मैं आपका अपमान नहीं कर सकती, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए अपूर्व बाबू। हम लोगों ने आपको गलत समझा था। भय के कारण जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, उनके पागलपन के लिए यहाँ स्थान नहीं है। आपका कहना सच है, पद के दावेदारों में आपको स्थान नहीं मिलेगा। आज के बाद किसी भी बहाने मेरे घर आने का कष्ट मत कीजिएगा। अपूर्व निरुत्तर होकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा बैठिए अपूर्व बाबू, इस अंधेरे में मत जाइए। मैं स्टेशन जाते हुए आपको डेरे पर पहुंचाता जाऊंगा। अपूर्व की चेतना लौट रही थी। वो सिर झुकाकर बैठ गया। चाय पीने के बाद जो बिस्कुट बचे थे, उनको डॉक्टर साहब जेब में डाल रहे हैं। ये देखकर भारती ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? खुराक जुटा रहा हूँ बहन। क्या सचमुच ही आज रात को ही चले जाइएगा? तो क्या मैंने अपूर्व बाबू को बेकार ही रोका है? सभी एक साथ मिलकर अविश्वास करेंगे तो मैं जीऊंगा भारती। ये कहकर उन्होंने बनावटी क्रोध दिखाया। भारती ने अभिमान के साथ कहा, नहीं, आज आपका जाना नहीं होगा, आप बहुत थक गए हैं। इसके अतिरिक्त सुमित्रा दीदी अस्वस्थ हैं। आप तो बराबर ही न मालूम कहाँ चले जाते हैं। मैं आपकी एक नहीं सुन सकती। पति के दावेदार को मैं अकेली कैसे चलाऊं? इस दशा में मेरी जहाँ तबीयत होगी चली जाऊंगी। लिखे हुए पत्र उसके हाथ में देते हुए डॉक्टर ने हंसकर कहा, इनमें एक तुम्हारे लिए है, एक सुमित्रा के लिए और तीसरा तुम दोनों के पथ के लिए है। मेरा उपदेश कहो, आदेश कहो, सब कुछ यही है। भारती बोली, इस बार क्या आप बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं? देवह न जानती कहकर मुस्कुरा दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सच सच बताइए, कब लौटिएगा? इतना आग्रह क्यों है? भारती बोली, इस बार न मालूम क्यों डर लग रहा है, मानो सब कुछ टूट फूट कर छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसके सिर पर हाथ रखकर डॉक्टर बोले, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कहकर वो हंस पड़े, बोले, लेकिन इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार झूठ मूठ झगड़ा करने पर सचमुच ही रोना पड़ेगा। अपूर्व बाबू क्रोध अवश्य करते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं उसे प्यार करना भी जानते हैं। भारती कुछ उत्तर देने जा रही थी, लेकिन अचानक अपूर्व के मुंह उठाते ही उसके मुंह की ओर देखकर चुप हो गई। उसी समय दरवाजे के पास एक घोड़ा गाड़ी रुकी और जल्दी ही दो आदमियों ने प्रवेश किया। एक ऊपर से नीचे तक अंग्रेजी पोशाक में था, जिसे डॉक्टर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। दूसरा था रामदास तलवलकर। अपूर्व का चेहरा चमक उठा। रामदास ने आगे बढ़कर डॉक्टर के चरणों की धूल माथे पर लगाई। अंग्रेजी ड्रेस वाला व्यक्ति बोला, जमानत इतनी देर हो गई, शायद गवर्नमेंट मुकदमा नहीं चलाएगी। डॉक्टर बोले, इसका अर्थ ये है गवर्नमेंट को नहीं पहचानते। रामदास ने कहा, मैदान से आने तक आपको साथ साथ देखा था, लेकिन फिर कब अंतर्ध्यान हो गए पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा, अंतर्ध्यान होना जरूरी हो गया था रामदास बाबू, यहाँ तक कि रातों रात यहाँ से भी अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। रामदास बोला, उस दिन स्टेशन पर मैंने आपको पहचान लिया था, जानता हूँ, लेकिन सीधे घर न जाकर इतनी रात गए यहाँ क्यों? आपको प्रणाम करने के लिए। मेरे पूना सेंट्रल जेल में जाने के बाद ही आप चले गए थे, तब अवसर नहीं मिला। नीलकांत जोशी का क्या हुआ जानते हैं? वो तो आपके साथ ही था। डॉक्टर ने कहा, बैरक की चारदीवारी लांग नहीं पाए, पकड़े गए और फांसी हो गई। अपूर्व ने पूछा, उस दशा में क्या आपको भी फांसी हो जाती? डॉक्टर हंस पड़े। उस हंसी को सुनकर अपूर्व सिहर उठा। रामदास ने पूछा, इसके बाद? डॉक्टर बोले, एक बार सिंगापुर में ही मुझे 3 वर्ष तक नजरबंद रहना पड़ा था। अधिकारी मुझे पहचानते थे, इसीलिए सीधा रास्ता छोड़कर बैंकॉक के रास्ते पहाड़ लांघकर मेवात पहुंच गया। भाग्य अच्छा था
एक हाथी का बच्चा भाग्य से मुझे मिल गया। हाथी के उस बच्चे को बेचकर एक जहाज में नारियल के चालान के साथ अपना चालान कराकर मैं अराकान पहुंच गया। अचानक थाने में एक परम मित्र के साथ आमना सामना हो गया। उसका नाम है बीए चलिया। मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत दिनों से दर्शन न होने पर मुझे खोजते हुए सिंगापुर से बर्मा आ गए। भीड़ में अच्छी तरह नजर नहीं रख सके, नहीं तो पैथ्रिक गले का ये कहकर हंस पड़े, लेकिन सहसा अपूर्व के चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंक कर बोला, ये क्या अपूर्व बाबू, आपको क्या हो गया? अपूर्व स्वयं को संभालने का प्रयत्न कर रहा था। उनकी बात पूरी होते न होते दोनों हाथों से मुंह ढककर तेजी से दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। पथ के दावेदार उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।